नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो कि पहला पार्ट कहानी का बन चुका था, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से। तो उसमें जो है अब ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। प्लीज उसको जो है आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर दिया करिए, ठीक है ना। आप लोग देख लेते लेकिन लाइक शेयर कमेंट नहीं करते, ये गलत बात है। ऐसा नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, है ना। हर चीज में मेहनत लगती है, तो आप लोग खुद जानते होंगे ना। ठीक है, चलिए। कहाँ तक हो गया था आपका? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, लिली और सखी और सकुल की बीबी, यहाँ तक हो गया था, ठीक है। अब देखिए स्टार्ट करते। निराला जी जो हैं, निराला आप सबको पता होगा, निराला जी की एक बेटी थी ना, तो पूरी कहानी तो उनकी बेटी के ऊपर हो गई ना। तो लिली अपनी बेटी से कहते लिली, लिली बड़े प्यार से लिली, और उसकी सखी, उसकी सखी कोई नहीं थी, शकुल की बीबी, और शकुल की बीबी यानी निराला जी की बीबी भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भगवती ये जो है 1934 और 1935 1941 में आई। भगवती चरण वर्मा, दो माँ के इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी। देखिए अब क्या करते हैं। भगवती जी के चरण, हम लोग जब भगवती जी के चरण पकड़ने के लिए जाते हैं, भगवती जी के चरण, जैसे नवरात्रि व्रत रहते हैं, भगवती जी के चरण पकड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दो बांके, दो बांके, दो बांके मतलब कोई भी दो चीज, जैसे दो जायफल मान लीजिए, दो बांके, दो बांके लेके जाते हैं, ठीक है। दो बांके लेके जाते हैं। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, भगवान के साथ हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला काम तो नहीं कर सकते कि थोड़ा अभी चढ़ा दें थोड़ा बाद में चढ़ा दें। भगवान को पूरा का पूरा चढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रसाद लेके गए और छुपा के रख लिया, एक प्रसाद बाद में एक प्रसाद पहले, ये सब नहीं। साथ में भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। भगवती चरण, भगवती के चरण के छूने के लिए हम लोग गए तो दो बांके लेके गए, और इंस्टॉलमेंट में कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि भगवान है। क्यों? और मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। अब क्या हुआ, जब भगवती जी के चरण सब लोग छू रहे थे, ठीक है, पुराने जमाने में भगवती पे इतना विश्वास था कि जो मुगल लोग थे उन्होंने क्या किया, हम लोगों की जितनी भी सल्तनत थी, जितना भी हम लोगों की जागीर थी, उन्होंने बख्श दी, मतलब छोड़ दी, उन्होंने दे दी, ठीक है। मोर्चाबंदी, और मोर्चाबंदी जब कोई भी सल्तनत को बख्शा जाएगा, मुगल और जो है क्या बोलते हैं, जो आक्रमण होगा उसमें मोर्चा तो लगेगा ही लगेगा। मोर्चाबंदी जैसे नहीं, क्या कहते हैं इसका, जुलूस टाइप का मोर्चा तो कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो वहां के 1936 इंस्टॉलमेंट, फिर मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी, ठीक है। भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी, उसकी, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी, उसकी माँ, आगे हम लोग पढ़ चुके ऊपर हैं। उसकी माँ भी एक कहानी है कि आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना। नंद दुलारे वाजपेयी ने किस कहानी के लिए माना? उसकी माँ के लिए, ठीक है। उसकी माँ किसकी थी? उग्र की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कहाँ से, हाँ हाँ यहाँ से है, ठीक है, ओके। चलिए, जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है और जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी ना किसी नए पहलू पर आधारित है। अब क्या हुआ, डॉक्टर महीप सिंह के आधार पर सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन, अच्छा दूसरी चीज आप ध्यान रखिएगा, जहां भी सचेतन कहानी दे दे तो आप समझ जाइए कि किसने कहा, महीप सिंह ने कहा, ठीक है। सचेतन देखिए हर जगह आपको हर कोटेशन में मिलेगा। सहज कहानी किसकी थी? तो सहजता से अमृत नहीं प्राप्त होता, तो ये सहज कहानी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अमृत राय ने सहज कहानी, देखिए फिर से आ गया सहज का सहज कहानी, अमृत राय, ठीक है। फिर है कमलेश्वर की आ कहानी, समांतर कहानी,
समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। समानांतर कहानी का आंदोलन जो था सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ, ठीक है। राकेश बस ने मंच पत्रिका के द्वारा सक्रिय कहानी, राकेश बस सक्रिय रहते हैं, का प्रवर्तन किया। राकेश बस ने लिखा है सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है, ठीक है। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ था। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में हुआ था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती रही, जिसमें मुख्यतः किसान, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों, असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना, ठीक है। नामवर सिंह ने लिखा है कि परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये समकालीन कहानी का अर्थ है, ठीक है। दूसरा देख रहे हैं, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अरे एक्चुअली ये वाला चैप्टर ये रह गया समकालीन, आगे बढ़ गए थे। वही तो हम भी सोचे कि ये रह कैसे गया। हाँ ये था ना, राजनीतिक कहानी माना है। अब यहाँ था, ये कहाँ था, देखिए फिर से देखते एक मिनट। कहानीकार माना है, पांच कहाँ से आ गया ये, उसने हमें लग रहा किया नहीं, क्या किया। पांचवा पहला कहाँ चला गया, फिर 3 4 3 ये था, ये ऊपर था, यहाँ तक ये था। भाई हम भी सोचे इतनी जल्दी कहाँ से, दुखा में कहाँ से कहूँ। ये है कार्य बहाने का चतुरी चमन, हाँ ये है, देखिए। उग्र की चिंगारियां, उग्र के बारे में पढ़ रहे थे ना, उग्र की चिंगारी, उसकी माँ उग्र की चिंगारियां 12 कहानी, हाँ 12 कहानी, उग्र की चिंगारियां 12 कहानी का संग्रह है। चिंगारियां जो है उसमें 12 कहानियों का संग्रह है, जिसे 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। हमने बताया था ना कि चिंगारियों को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। और प्रेमचंद की कौन सी थी, सोझे बतन, उसको जब्त कर लिया था। निराला कृत सखी का, देखिए निराला कृत सखी का सन 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ। निराला ने जो लिखा था सखी, उसका जो है चतुरी चमार के नाम से 1945 में प्रकाशन हुआ। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग। इसमें क्या है, प्रेम जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व दिया गया। मतलब अभी तक ऐसी ही कहानियां सब लिखी जा रही थी, लेकिन जैनेन्द्र ने जो कहानियां लिखी हैं तो पहली बार उनको जो है व्यक्ति को उन्होंने महत्व दिया। तो जैनेन्द्र की प्रथम कहानी कौन सी थी, जैनेन्द्र की प्रथम कहानी हमारी थी खेल, 1928 में आई, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई। किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी कहानी माना है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी लोगों ने कहा कि खेल है 1928 में, जो कि विशाल भारत में प्रकाशित हुई, लेकिन जैनेन्द्र ने कहा नहीं, मेरी खेल नहीं है, मेरी फोटोग्राफी है, ठीक है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं, देखिए। हाँ जैनेन्द्र की कहानियां देखते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं, बहुत मजेदार है। देखिए जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियां, फांसी,
वातायन, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि, स्पर्धा, पत्नी, एक और कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग्य। ठीक है, ये इतनी इनकी जयनंद की कहानियां हैं। जैनेन्द्र जैनेन्द्र जी हैं, इन्होंने क्या किया, इनको जैनेन्द्र को इनको फांसी हो गई, फांसी हो गई, जैनेन्द्र को फांसी हो गई। क्यों? बात आयन, इनको बात आयन मतलब इतना ज्यादा बात करते थे, इतना ज्यादा बात करते थे कि इनको फांसी हो गई। मतलब ये भी कोई केस हो सकता है? सोचिए, दो चिड़िया, इन्होंने क्या किया, कारण ये था कि एक दिन दो चिड़िया, एक रात में दो चिड़िया थी, चिड़िया कैसे बनती है, ऐसे ऐसे करके दो चिड़िया एक रात में नीलम देश की राजकन्या, दो चिड़िया जो थी वो किसके पास में थी, दो चिड़िया थी एक रात में नीलम देश की राजकन्या थी, नीलम जो थी देश की राजकन्या, उसके पास में दो चिड़िया थी। इन्होंने एक रात उसको देखा, कहाँ देखा, ये ध्रुव यात्रा के लिए जा, मतलब ठीक ठाक आदमी थे बेचारे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या हो गया, ध्रुव यात्रा के लिए जा रहे थे। ठीक है, और जो नीलम थी देश की राजकन्या, वो पैरों में पाजेब पहने हुई थी ना, पायल पहने हुई थी। तो इनको ये लगा कि कोई आ रहा है जय संधि करने के लिए, संधि मीन्स लड़ाई, जय संधि करने के लिए आ रहा है, इनको ये लगा। क्या आपको लगा? देखिए फिर से, जैनेन्द्र को फांसी हो गई, इनको बात करने की आदत थी, दो चिड़िया थी, एक रात में इन्होंने देखा कि नीलम देश की राजकन्या थी, उसके पास में दो चिड़िया हैं, और उन्होंने एक रात उसको देखा, लेकिन ये जा रहे थे ध्रुव यात्रा करने, इनको पाजेब की आवाज सुनाई दी, इनको पाजेब की आवाज सुनाई दी, इन्होंने सोचा कि कोई जय संधि करने आ रहा, क्योंकि मैं ध्रुव यात्रा पर जा रहा हूँ। ठीक है, जय संधि करने के लिए कोई आ रहा है, हो गई इनकी। अब देखिए फिर इन्होंने क्या किया, इनको एकदम से गुस्सा आ गई, इन्होंने सोचा अब मैं स्पर्धा करूंगा, स्पर्धा मतलब लड़ाई करूंगा। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अगर मैं एक कैदी बन जाऊं तो तुम क्या करोगी। उन्होंने कहा गदर के बाद देखेंगे, गदर के बाद देखेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो कहा कि इतने बड़े तुम बाहुबली और तत्सत नहीं हो, ठीक है, कि जो तुम कैदी बन जाओगे, ऐसा तुम कोई काम ही नहीं करते जो तुम कैदी बन जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा अगर मैं कैदी बन जाऊं, मैं स्पर्धा करूंगा, अगर मैं एक कैदी बन जाऊं गदर के बाद, ठीक है, अब लड़ाई करेंगे, गदर प्रेम कथा जो 2 आई है, गदर प्रेम कथा 2 ही है शायद, है, उसको देखिए, बहुत अच्छी पिक्चर है। गदर के बाद बाहुबली, मैं इतने बड़े बाहुबली तो हो नहीं, तत्सत तत्सत भी नहीं हो, ठीक है, तत्सत मीन्स कि मतलब जिसको बोलते ना कि किसी को कोई बाल बांका ना कर सके, तत्सत। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो या तो मैं लाल सरोवर में कूद जाऊंगा या मैं मास्टर जी के यहाँ चला जाऊंगा, ठीक है, और तुम ऐसा करना जाह्नवी के यहाँ चले जाना, ठीक है, और फिर हम लोग अपना अपना भाग्य देख लेंगे, ठीक है, हम लोग अपना अपना भाग्य देख लेंगे, ठीक है। फिर से देखिए देखिए, जब तक समझ नहीं आएगी तब तक आप लोग इसको 100% पढ़िए, सुनिए, अच्छा लगेगा, और आपको स्टोरी नुमा आपको अच्छा लगेगा, याद भी हो जाएगी, ठीक है। फांसी, जैनेन्द्र को फांसी हो गई, इनको बात करने की आदत थी, दो चिड़ियों का इनको फांसी इच्छा क्यों हुई, इन्होंने दो चिड़िया मार दी थी, दो चिड़ियों को इन्होंने मार दिया था। और एक रात को ये ध्रुव यात्रा पे जा रहे थे, नीलम देश की राजकन्या थी, उसके पास में दो चिड़िया थी, और वो पाजेब पहने हुए थी, और इन्होंने सोचा कोई जयसंधि करने आ रहा, मतलब सोच गई कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी सोच लो मतलब इन्होंने सोचा कि अब तो स्पर्धा होनी निश्चित है, मतलब जयसंधि, इनको आवाज खाली पाजेब की आई रात में, तो इन्होंने सोचा कि अब तो जयसंधि निश्चित है। तो इन्होंने सोचा कि स्पर्धा तो होनी है, तो इन्होंने अपनी पत्नी से कहा अगर मैं एक कैदी बन जाऊं, तो उन्होंने कहा अरे चुप रहो, जो गदर के बाद होगा देखा जाएगा।
तो उसने कहा ऐसा होगा ही नहीं, तुम इतने बड़े बाहुबली हो, तत्सत तो हो ही नहीं। तो उन्होंने कहा अगर हो जाए तो हम लाल सरोवर में कूद जाएंगे या मास्टर जी के यहाँ चले जाएंगे, तुम जाह्नवी के यहाँ चली जाना, और फिर हम लोग अपने अपना भाग्य को आजमाएंगे, ठीक है। जैनेन्द्र की स्पर्धा जो थी इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों के को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। स्पर्धा, स्पर्धा जो थी ये विदेशी पात्रों के, विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर की गई थी, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार उनके संग्रह देखते हैं। यशपाल, यशपाल का क्या है, यशपाल देखिए यशपाल, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मावर चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन। देखिए यशपाल, अब देखिए जिसके पास यश होता है, यश समझते हैं, जिसके पास नाम होता है, जिसका नाम ऐश्वर्य, जिसका नहीं नाम होता है, तो वो क्या करेगा, पिंजरे की उड़ान, वो चाहे किसी भी पिंजरे में बंद हो लेकिन वो उड़ सकता है, वो किसी भी पिंजरे में बंद होगा लेकिन वो उड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास यश है, ठीक है। ज्ञान दान, वो ज्ञान का भी जानकार होगा, दान का भी होगा, ज्ञान दान। अभिशप्त, उसको कोई भी अभिशप्त, कोई भी अभिशाप नहीं दे सकता। तर्क का तूफान, उस इतना तर्क उसके अंदर होगा कि कोई जीत नहीं सकेगा, क्योंकि उसके पास यश इतना ज्यादा है। भस्माव्रत चिंगारी, उसके पास इतनी पावर होती है, यश जिसके पास में है कि छोटा सा किसी से कह दे उसका ये बिगाड़ देना जाके, भस्माव्रत चिंगारी लगाने की देर होती खाली, वो सब उड़ा देगा उसका, ठीक है, इसके पास यश होगा। वो कहता है वो दुनिया है जिसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो दुनिया है, दुनिया मेरे अंडर में है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहता है कि मैं फूलों का कुर्ता पहनता हूँ, मामूली इंसान नहीं हूँ, फूलों का कुर्ता पहनता हूँ। धर्म युद्ध, मैं धर्म युद्ध भी कर सकता हूँ, और मैं उत्तराधिकारी हूँ, मामूली चीज नहीं हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ। चित्र का शीर्षक, चित्र भी बनाता है, चित्र का शीर्षक कहता है कि अगर मैं कह दूं कि इतनी बड़ी फोटो मेरे घर में लगा दो, चित्र का शीर्षक, तो वो फोटो मेरी लग जाएगी, किसकी, यशपाल की। उत्तमी की माँ, एक नौकरानी होती है, उसकी माँ उत्तमी, लड़की होती है उत्तमी, उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि, हाँ कहाँ गया, उत्तमी की माँ ने कुछ कह दिया, एक नौकरानी है उत्तमी की माँ, उसने कुछ कह दिया कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ। अब वो उस बात के पीछे यशपाल पड़ गए कि तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, तुम कौन होती हो कहने वाली कि मैं सुंदर हूँ, तुम नौकरानी हो, तो उसमें रहो तुम। तो वो कहती है सच बोलने की भूल कर दी मैंने, मुझे माफ कर दो, मैंने सच बोलने की भूल कर दी, मुझे माफ कर दो, ठीक है। तो भी वो कहती है खच्चर और आदमी, फिर अपनी लड़की से कहती है कि ये जो है बिल्कुल खच्चर और आदमी है, इसके मुंह नहीं लगने वाला है। तभी इसको जो है एक बार पुराने समय में जब ये इसके पास यश नहीं था, तो इसको भूख के 3 दिन, इसको भूख के 3 दिन नहीं याद है कि मैंने खाना इसको भूख के 3 दिन में खिलाया था, ठीक है। इस तरीके से इनकी ये कहानी हो गई। नेक्स्ट देखते इलाचंद जोशी। इला है एक मेरी जानने वाली, भूप रेखा, तो उन्होंने एक जो है अम, उसको क्या बोलते हैं, कंपनी, कंपनी ज्वाइन की, तो वो धूप और रेखा कुछ नहीं देखती, निकल पड़ती, धूप और रेखा में निकल पड़ती। दिवाली और होली उनके घर में बहुत अच्छी मनाई जाती है, दिवाली और होली बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के दिवाली होली मनाई जाती है, ठीक है। रोमांटिक छाया और बहुत ही रोमांटिक है, ठीक है। आहुति, और आए दिन उनके यहाँ कोई ना कोई हवन पूजन पठन सब होता है, ठीक है। तो जो है वो आहुति देती हैं। खंडहर की आत्माएं, उनका घर ऐसा बना हुआ है जैसे लगता है कि खंडहर हो पुराने जमाने का, ठीक है। डायरी के नीरस पृष्ठ,
तो वो क्या करती हैं, अपना किसी किसी में आदत होती है ना डायरी लिखने की, तो वो क्या करती है कि पर डे जो कुछ भी हुआ है उनके साथ घटित, तो वो डायरी के नीरस पृष्ठ, मतलब कुछ भी सुबह शाम तक कुछ भी हुआ तो वो सब कुछ लिखती हूँ उसमें, ठीक है। कटीले फूल, कटीले फूल लजीले कांटे, तो वो क्या करती है उनके घर में बहुत ही मतलब पुराना जमाने का घर है खंडहर टाइप का, तो वो क्या करती है कि कटीले फूल और लजीले कांटे, ठीक है, उनके घर में लगे हुए हैं। जैसे गुलाब के फूल नहीं होते लजीले कांटे, ये उनके घर में लगे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अज्ञे, इनका है विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे, सच्चिदानंद, एक मेरे जानने वाले हैं उनका नाम है सच्चिदानंद, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, विपथगा, विपथगा मतलब, विपथगा मतलब वो ड्राइवर है, ठीक है। तो वो किसी भी पथ पे उनको पास मिला हुआ है, किसी भी पथ पे जाने के लिए वो ट्रक को, गाड़ी को ले जा सकते हैं, बी पथगा, चाहे वो पथ जानने वाला हो चाहे वो पथ ना जानने वाला हो, बी पथगा हो, ठीक है। नेक्स्ट है परंपरा, तो वो आज से नहीं, जब वो बहुत छोटे से थे तब से वो परंपरा से उनके घर में गाड़ी चलाई जा रही थी, परंपरा हो गई, ठीक है। कोठरी की बात, उनका घर ऐसा है जैसा कोठरी, वाकई में इतना छोटा सा घर है, कोठरी लगती बिल्कुल, ठीक है। शरणार्थी, लेकिन उनका नेचर इतना प्यारा है कि कोई भी आता है तो उनके भाई दूसरे हैं उनके घर में नहीं जाता, शरणार्थी बन के उनके घर में रहता है। जयदोल, तो जयदोल मतलब कि जब वो पूजा पाठ करते हैं तो घंटा वंटा और आपका घंटा नहीं घंटी और शंख बजाते हैं, जय दोल, जय 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 हे मातु शारदे, जय माँ जगदम्बे माता, ठीक है। ये वाला गाना था, ये तेरे प्रतिरूप, और अपनी मम्मी से कहते हैं, उनकी मम्मी के उनकी कभी नहीं बनती है, तो वो कहते उनके अपनी मम्मी से कहते हैं, मतलब लोगों से कहते हैं, मम्मी से क्या कहते हैं कि ये तेरे प्रतिरूप, मतलब माँ ऐसी है कि ये माँ है मेरी, मुझे लगता ही नहीं कि ये माँ है, तो अपनी मम्मी से कह रहे ये तेरे प्रतिरूप हैं, लेकिन छोटे को चाह रही, मुझे नहीं चाह रही हूँ, ये तेरे प्रतिरूप है। अमर वल्लरी, उनके घर में उनकी जो माँ है, तो वो उनके मतलब जो क्या कहते हैं उनके जो अज्ञे सच्चिदानंद जी जो हैं, वो क्या कहते हैं, तुम अमर तो नहीं हो सकती हो, अमर वल्लरी तो नहीं हो सकती हो तुम, ठीक है, तुम्हें परेशानी मिलेगी क्योंकि तुमने परेशान किया है, ठीक है। अब है उपेंद्र नाथ अस्क का, देखिए उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है, उपेंद्र नाथ अस्क का है, पिंजरा, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियां, पलंग और आकाशचारी, 70 श्रेष्ठ कहानियां। देखिए उपेंद्र जी जो हैं वो क्या करते हैं, एक पिंजरा पकड़ के, पिंजरा, पिंजरे में एक क्या है, छोटा सा तोता, पिंजरे में क्या है, तोता, पिंजरा खाली तो होगा नहीं, पिंजरे में कुछ ना कुछ, पिंजरे में एक तोता है, मान लीजिए। तो अंकुर नाम का एक लड़का है, उसके ऊपर तोते ने सुसु कर दी, छींटे छींटे मार दिए। अब उसको गुस्सा आ गया अंकुर को, वो कह रहा क्या भाई, तो वो कह रहा मैं बैगन का पौधा लेके जा रहा था और तुमने छींटे मरवा दिए, ठीक है। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं, तोता ही तो है। तो कहता मैं तुम्हारे ऊपर 70 श्रेष्ठ कहानियां लिखूंगा, कि मतलब तुम तोता लेके जा रहे हो, तुमने जो है तो तोते ने सुसु कर दी और मेरे ऊपर छींटे पड़ गए, और बताओ हम बैगन का पौधा लेके जा रहे हैं, बैगन का पौधा हमको लगाना है और वो सब इतना गंदा हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं, वही याद आएगा जब बैगन खाएंगे, ठीक है। तो वो कहता कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो पलंग पे जाओ और हम आकाशचारी, मतलब आकाश में इस पे तोते को टांग देंगे, तुम पलंग पे जाओ, टेंशन ना लो, तुम अपने पलंग पे जाओ और हम जो है आकाश पे इसको टांग देंगे, ठीक है। विष्णु प्रभाकर का क्या है, देखिए विष्णु प्रभाकर, विष्णु विष्णु जी जो हैं, विष्णु जी जो हैं आदि और अंत,
सब जानते हैं, रियल में भगवान हम लोगों के बारे में सब जानता है, आदि का भी जानता, अंत का भी जानता, जो होगा वो भी जानता है, आदि और अंत। क्या हुआ, रहमान का बेटा मतलब प्रभाकर का बेटा, ये भी एक जानने वाले मेरे, प्रभाकर का बेटा था, तो उसने कहा जिंदगी के मैं इतने थपेड़े खा चुका हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि धरती घूम रही है। मैं रहमान का बेटा जिंदगी के इतने थपेड़े खा चुका हूं, मुझे लगता है धरती अब घूम रही है। ठीक है, धरती अब घूम रही है। तो उसने कहा, उनके पिताजी ने कहा, सांचे और कला, सच में, सच में ऐसा है या तुम बेफालतू बात कर रहे हो, सच में ऐसा है या कला कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे चक्कर आ रहा, धरती घूम रही है। ठीक है, मैंने इतने मतलब संघर्ष सहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, थपेड़े खाए हैं कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो कहा सच में टूट गया? हाँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो लोग गांव में रहते हैं। तो उन्होंने कहा पुल टूटने से पहले, आज मैंने सुना है कि पुल तोड़ा जाएगा, एक गर्रा पुल है तो वो पुल तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा मैं पुल टूटने से पहले मेरा वतन, मतलब जहां वो रहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं मैं, मेरा वतन, मैं अपने वतन लौट आऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे खिलौने रखे हुए हैं, एक और कुंती, मतलब उनकी एक और कुंती, एक और कुंती मतलब उनकी पत्नी वहां पे है। ठीक है, तो वो कहते हैं ये जिंदगी है, एक रिहर्सल नहीं है, जिंदगी एक रिहर्सल, मतलब ये जिंदगी है, कोई रिहर्सल नहीं, हम नाटक कर रहे हैं कि आज यहाँ रह लें कल वहां रह लें, हमें लौट के आना ही पड़ेगा। आसमान के नीचे, उन्होंने कहा कि मैं आसमान के नीचे नहीं लेट सकता हूँ, आसमान के नीचे मैं क्यों लेटूं जब मेरा इतना अच्छा घर बना हुआ है, मुझे लौट के आना पड़ेगा। कर्फ्यू वो आदमी, तो उन्होंने कहा, उनके लड़के ने कहा कहीं ऐसा ना हो पुल टूट जाए तो फिर उसके बाद में कर्फ्यू लग जाए और आदमी परेशान हो जाए, कर्फ्यू और आदमी। तो उसके पिताजी कह रहे आखिर क्यों, ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं नारी हूं, तो उसकी मम्मी कहती है मैं नारी हूं, मैं नारी हूं और तुम लोग जाओ और लौट के आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जीवन का एक और नाम भी है ईश्वर का चेहरा, जीवन का एक और नाम भी है ईश्वर का चेहरा, मुझे ईश्वर पर विश्वास है और तुम लोग आराम से जाओ और दवा ववा लेके वहां से आ जाओ। ठीक है, अमृतलाल नागर का देखिए, अमृतलाल नागर का है एक दिल हजार अफसाने, 1986। इसी सन में मैं, मेरा डेट ऑफ बर्थ यही है, 1986, 1986 यही है, 13 अगस्त 1986, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अमृतलाल नागर, एक दिल हजार अफसाने। अमृतलाल नागर की क्या है, तो अमृतलाल नागर जी कह रहे हैं नगर में एक दिल होता है हजार अफसाने होते हैं, एक दिल कहीं मिल जाएगा लेकिन हजार अफसाने होते हैं। विजेंद्र नाथ निर्गुण, विजेंद्र नाथ निर्गुण का क्या है, देखिए, जो निर्गुण होगा वो टीले पे चढ़ जाएगा, और कच्चा धागा, कच्चे धागे से अगर टीले पे चढ़ा, कच्चा धागा उसने लगाया और टीले पे चढ़ा तो उसका क्या होगा, धम्म से नीचे आएगा। फिर वो कहेगा अरे निर्गुण क्या होता, निराकार ब्रह्म क्या होता, सगुण क्या होता, वो चक्कर में पड़ जाएगा, क्या, टीला और कच्चा धागा। ठीक है, अमृत राय, अमृत राय का क्या है, देखिए, अमृत राय, जीवन के पहलू, तिरंगे, कफन, इतिहास। तो जो अमृत पिएगा, ये अमृतलाल नागर है, नगर से याद रखिएगा, ये अमृत है तो अमृत राय, तो अमृत में, अमृत जो है जीवन के पहलू, अगर कभी भी जीवन के पहलू में अमृत मिल जाए तो वो तिरंगे कफन के समान होता है, और यह बात इतिहास में लिख जाती है। ठीक है, रागे राघव, साम्राज्य का वैभव, साम्राज्य का वैभव, देखिए, राघव है एक लड़का, बहुत ही पैसे वाला है भैया, करोड़पति, रियल में करोड़पति है, करोड़पति, करोड़पति है, उसके पास रियल में है, साम्राज्य का वैभव भी उसके पास में है, समुद्र के फेन, वो समुद्र पे भी जा चुका है, गोवा, समुद्र पे जा चुका है, गोवा। देवदासी, उसके घर में नौकरानी भी लगी हुई है, नौकरानी, नौकरानी भी लगी हुई है। ठीक है, जीवन के दाने, मतलब पल पल पे उसको गिलास उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, जीवन के दाने मतलब एक दाना भी इधर से उधर नहीं करना पड़ता है, सब नौकर चाकर करते हैं। अधूरी मूरत, अधूरी मूरत, अंगारे ना बुझे इंसान पैदा हुआ, लेकिन अधूरी मूरत, उसकी मूरत अधूरी है, क्यों, क्योंकि उसका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता,
अपवाद है, कहा जा सकता है कि जिसके घर में पैसा ज्यादा होता है उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अपवाद हर जगह है। तो अधूरी मूर्त है वो, क्योंकि पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है। स्कूल भेजो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता। अंगारे ना बुझे, तो उसकी मम्मी कहती है तुम परेशान ना हो, अंगारे नहीं बुझेंगे, इतना पैसा तुम्हारे पापा ने इकट्ठा कर दिया है, तुम परेशान ना हो, तुमको अंगारे बुझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंसान पैदा हुआ है तो उसका जो है भाग्य लिख जाता है, उसका भाग्य अपने आप भगवान लिख देता है। इसके बाद है समकालीन कहानी, यही हम लोगों का रह गया था। समकालीन कहानी में नई कहानी से अब तक, देखिए नई कहानी का नाम दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कहानी का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? दुष्यंत कुमार ने। हिंदी कहानी, हिंदी के प्रमुख कहानीकार आंदोलन प्रवर्तक कालानुसार, देखिए हाँ, नई कहानी राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नई कहानी के राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कैसे याद रखेंगे? नई कहानी, नई कहानी जो नई नई लिख रहे, कौन लिख रहा? राजेंद्र और राकेश और कमलेश्वर। राजेंद्र, राया, राया और राया, कमलेश्वर। ठीक है। आ कहानी गंगा प्रसाद, आ कहानी गंगा प्रसाद बिमल। सचेतन कहानी महीप सिंह, मैंने बताया। सहजता से अमृत नहीं मिलेगा, समानांतर कहानी कमलेश्वर। भगवान जो कमल पर जो ईश्वर, मतलब कमल पर जो ईश्वर है विष्णु भगवान, वो हमेशा समांतर रहते हैं। ठीक है। सक्रिय कहानी राकेश बस। जनवादी ये ऐसे 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1979, 1982। ठीक है, ये हो गया। काठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद बिमल ने, काठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा। काठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद बिमल ने प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। पहले साठोत्री कहानी थी, फिर आपकी समकालीन हो गई, फिर आ कहानी आ गई। गंगा प्रसाद बिमल ने लिखा है आ कहानी किसी तरह के मूल, देखिए ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आ कहानी आए तो ये बाकी किसने कहा? तो गंगा प्रसाद बिमल ने। ठीक है। फिर क्या है? कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है कि नई कहानी, एक मिनट, नई कहानी क्या होगा? हाँ जी, यही मैंने पढ़ा था, नई कहानी। सच्चे अर्थों में कलाकार महत्वपूर्ण महीप सिंह, पत्रिका। ठीक है। सचेतन कहानी, ये मैंने बताया था, जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप लोग लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ये हो गया परिंदे की पहली कहानी। ठीक है। फिर है हिंदी के प्रमुख का समकालीन कहानीकार और संग्रह निम्नांकित हैं। भीष्म, भीष्म साहिनी का क्या है? देखिए भाग्य रेखा। अब देखिए भीष्म, इसमें भाग्य रेखा पहला पाठ, भटकती राख, पटनिया, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन, ये इनका है। भीष्म, अच्छा आपने देखा होगा भीष्म, भीष्म को देखा? भीष्म को भीम थे, भीम, भीष्म, भीम। ठीक है। तो भीष्म जी जो थे, भीष्म साहनी जो है, साहनी, साहनी एक बहुत ही बड़े अमीर आदमी है। तो वो कहते हैं मुझे भाग्य की रेखा पर बहुत ज्यादा जो है विश्वास है कि मैंने जब पहला पाठ जिंदगी का पढ़ा था तो मैं भटकती राख जैसा था। मैं मैं भटकती राख जैसा था क्योंकि मेरे माँ बाप दोनों नहीं थे। भीष्म नायनी कहते हैं मुझे भाग्य रेखा पर बहुत ही बड़ा भरोसा है जब मैंने जिंदगी का पहला पाठ पढ़ा था, क्योंकि मैं भटकती राख के जैसा था, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। मैंने जितना कष्ट सहा वो कोई नहीं सहागा। मेरी पटरियां, मैं पटरियों पर सोया हूँ। भीष्म नायनी कहते हैं मैं पटरियों पर सोया हूँ। पांगचू, पांगचू नाम का एक लड़का था, उसने मुझे जो है शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसने वो रेल पर से ऐसे पटरियों पर से ऐसे करके कूदा, तो बांचू नाम का, तो उसने देख लिया इनको। उसने क्या किया? निशाचर मतलब रात में उसने देख लिया और वो पाली, पाली और डायन से वो बचा के उसको ले आया। किनको?
भीष्मवाहिनी को, ठीक है, पाली और डायन से बचा के ले आया। मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का क्या है? कांठ का सपना, सतह से उठता आदमी। अब देखिए गजानन माधव का क्या है? कांठ का सपना, यानी जो गजानन है, गजानन, गजानन, गजानन मीन्स गणेश जी। गणेश जी की जो सूंड है वो काहे की है? कांठ की है, लकड़ी की, ठीक है। सतह से उठता आदमी, तो वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल धरती पे पड़ गया था जब मेरे पिता ने मेरा गला काटा, सर काटा, तो मैं तो बिल्कुल सतह पर लेट गया था। जब मेरी माँ ने जब मेरे सूंड लगाई उस हाथी की, हाथी के बच्चे की, तो मैं एकदम से सतह से उठ गया, मैं सतह से उठ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपका आया भैरव प्रसाद गुप्ता। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में भैरव प्रसाद गुप्ता से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप लोग पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।